नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 10वीं कक्षा का क्षितिज पुस्तक का पाठ 1 माता का अंचल, जो मैं करा चुकी हूँ आपको। उसका लेखक परिचय हो चुका है, हमारा पाठ का सार हो चुका है, और आज हम करेंगे उसके अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर है उन पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने के बाद आपको वो प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ भी आ जाएंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी। कई बार किताबी भाषा में बच्चा रट्टा मारना शुरू कर देता है तो वो ज्यादा मुश्किल पड़ता है। अगर समझ के आप उसको याद करोगे तो वो आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल सही कहा गया है कि पूरे पाठ में हम देखते हैं कि बच्चा अपने पिता के साथ जुड़ा रहता है। उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ उठना, पूजा करते तो भी उन्हीं के साथ बैठे रहते हैं। पूजा करने के बाद वो मछलियों को चारा डालने जाते हैं तो भी वो अपने पिता के कंधों पर होते हैं। चारा खिलाते वक्त भी पिता के कंधों पर मुस्कुराते रहते हैं। खेल खेलते वक्त भी पिता के साथ मस्त रहते हैं। खाना खाते तो भी बच्चा अपने पिता के साथ मस्त होता है। और जितने भी वो खेल तमाशे करते हैं उनमें भी पिता उनके साथ भागीदार रहते हैं। उनके खेल में बीच में आके उनके साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही विपदा अर्थात बच्चा उस वक्त बहुत डर गया था जब सारे बच्चे टीले पर खेल रहे थे और वो बिल में से सांप निकल आता है तो सारे बच्चे डर के भागते हैं। तो इसलिए वो माँ की गोद में जाकर छिप जाता है और उस वक्त पिता जब उसे लेना भी चाहते हैं तो भी वो माँ की गोद से नहीं निकल पाते हैं। वो डर के मारे आंखें नहीं खोलता है बच्चा। तो ये इसलिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षित बच्चा अपनी माँ की गोद में ही महसूस करता है। बेशक वो पूरा दिन अपने पिता के साथ खेलता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा अपने आप को तब सुरक्षित मानता है जब वो माँ के आंचल में या माँ की गोद में होता है। इसीलिए वो अपनी माँ की गोद में ज्यादा रहता है। प्रश्न नंबर 2 है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? पाठ में देखा गया है कि जब बच्चा रो रहा है या कुछ भी उसके साथ समस्या आती है तो वो खेलते वक्त जैसे वो बच्चों को देखता है, दूसरे साथियों को, तो सब कुछ भूल जाता है। बालक जो भोलानाथ है उसके साथ भी ऐसा, वो भी एक साधारण बालक है और बच्चों का मन खेलने में ज्यादा लगता है। अपने साथियों के साथ खेलकर वो ज्यादा खुश रहते हैं। इसी प्रकार जब बालक की माता उसकी बालों में तेल लगाती है, चोटी बनाती है, कपड़े पहनाती है तो वो बहुत रोता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है, साथियों को खेलते हुए देखता है तो रोना धोना सब कुछ भूलकर वो खेलने में मस्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो बच्चा है वो एक साधारण बालक है और वो खेलने में ज्यादा खुश रहता है और उसे खेलना बहुत अधिक पसंद है। इसीलिए जब भी वो अपने साथियों को खेलते हुए देखता है तो सब कुछ रोना धोना भूलकर उनके साथ खेलने में मस्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेल खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद है तो लिखिए। पाठ में लेखक जब बच्चों के साथ खेलता है तो तरह तरह की तुकबंदी करता है। तो ये तो हमेशा से होता आया, कोई भी हम खेल खेलते हैं तो उससे जुड़ी कोई ना कोई तुकबंदी होती है। लेखक के समय के जो खेल थे वो अलग थे, उसके बाद के जो खेल आए हैं वो अलग है। तो वो बाद के जो खेल है उनमें भी किसी न किसी तरह की तुकबंदी रहती ही है। वैसे तो ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो जो उनसे आप खेल खेलते हो। जैसे एक खेल है पोशंपा भाई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। बच्चे ऐसी तुकबंदी करती है। एक वो लोहा लक्कड़ काट कटुम्बर, तेरी नानी का कौन सा घर, कुछ इस तरह के बहुत सारे खेल होते हैं जो आप तुकबंदी करते हो। तो आप उनमें से कोई भी तुकबंदी उसका उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 है, भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इस प्रश्न का उत्तर भी लगभग वैसा ही है जैसा प्रश्न नंबर 3 का था। उसमें तुकबंदी पूछी गई थी और इसमें खेल और खेल की सामग्री पूछी गई है। तो बात जाहिर है, स्वाभाविक है। लेखक जब बचपन में खेल खेलते थे वो लगभग आज से 125 वर्ष पहले की बात है। तो खेल और खेल की सामग्री तो अलग होंगे ही। आजकल के जो बच्चे खेल खेलते हैं वो अलग है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल,
लूडो, चेस, या फिर कंप्यूटर पर खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, अलग अलग तरह के गेम खेले जाते हैं, तो उनकी सामग्री भी अलग होगी। बैट बॉल खेलेंगे तो बैट होगा, बॉल होगी, बास्केटबॉल खेलेंगे तो बास्केटबॉल होगी, फुटबॉल खेलेंगे तो फुटबॉल है। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो खेल भी बदलते जा रहे हैं, और खेलों के साथ साथ खेलों की सामग्री भी बदलती जा रही है। तो आप लोग जो भी खेल खेलते हैं उनकी सामग्री और उनके नाम आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पाठ में ऐसे प्रसंग तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे प्रसंग हैं जो हमारे दिल को छू गए हैं। शुरू से ही पाठ में लेखक ने बताया कि पिता के साथ सोना, पिता के साथ उठना, पूजा के समय भी पिता के साथ ही बैठना, आईने में अपना मुंह देखना जब पिता रामायण पाठ पढ़ते हैं, फिर मछलियों के वहां जाते थे तालाब में चारा डालने, तब भी पिता के कंधे पर बैठकर जाना, पेड़ों की डाल पर पिता का झूला झूलाना। इस तरह के अनेक प्रसंग है, वो आप अपनी पसंद के अनुसार जो भी प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा है वो आप इसमें लिख सकते हैं। बच्चों के खेल तमाशे हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, ये बच्चे वो जब बाग में चले जाते हैं, बारिश में वो फंस जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रसंग है, हमें बहुत हमारे दिल को छूता है। या फिर आप वो भी लिख सकते हो जब वो टीले पर चढ़कर बिल में पानी डालते हैं। तो अनेक प्रसंग ऐसे आए हैं पाठ में जो हमारे दिल को छू जाते हैं। तो आप अपनी भावना के हिसाब से आपको जो प्रसंग सबसे अच्छा लगा है उसके बारे में लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? मैं अभी पिछले प्रश्न में ही आपको बता रही थी कि परिवर्तन के अनुसार जैसे जैसे परिवर्तन आता है तो हर एक चीज में बदलाव आता है, और वही बात इस अगले प्रश्न में भी है कि जो यहाँ इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया गया है वो आज से लगभग 125 वर्ष पहले की है, और 125 वर्षों के बाद जो आज के ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भी बहुत अधिक बदलाव आ गया। पहले देखो, लेखक के समय खेत क्या करते थे, खेतों की सिंचाई कुओं के द्वारा की जाती थी, बैलों के द्वारा हल चलाया जाता था, किसान खुद फसल बोते थे, खुद काटते थे, और अपने हाथों के द्वारा ही फसल का जो अनाज है उसको निकालकर राशि तैयार करते थे। लेकिन आज का समय बिल्कुल बदल गया है, खेतों में पानी नहरों के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा दिया जाता है, सिंचाई अलग तरीके से होता है। अब बैल की जगह ट्रैक्टरों ने ले लिया है, खेतों की जो वो जुताई और बुआई का काम है वो ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। बीज भी आजकल तो ट्रैक्टर के द्वारा ही डाल दिया जाता है खेत में, तो किसानों के लिए बिल्कुल बदलाव आ गया है। और क्या करते हैं, फसल जब कटाई का समय आता है तो कटाई भी मशीनों के द्वारा कर दी जाती है, हाथ से भी होती है कई जगह, लेकिन कई फसलों में मशीन के द्वारा भी कटाई कर दी जाती है। और बीज अनाज निकालना तो बिल्कुल ही बदल गया है। पहले खुद किसान उनको कूट कर, पीट कर, कुचल कर, पैरों से रोंद कर अनाज की राशि निकालते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बदल गया है। खेतों में जो अनाज वो फसल की कटाई होती है तो मशीन के द्वारा अनाज निकाल लिया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि आज के समय में और आज से 30 का दशक है, ग्रामीण संस्कृति में बहुत अधिक बदलाव आया है। पहले वाले किसान और आज के किसान के जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। बिल्कुल सही बात है, हम जब भी कुछ भी ऐसा देखते हैं या सुनते हैं जो हमसे भी संबंधित होता है तो हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं और हमें भी अपनी समय की याद आ जाती है। जैसा कि पाठ हम पढ़ रहे थे, लेखक का बचपन जो दिखाया है, माता का अपने बच्चे को खाना खिलाना, पिता का खाना खिलाना, पिता के साथ सोना उठना, तो ये सब देख के हमें भी अपने बचपन की याद आ जाती है। तो आपको वही लिखना है। प्रश्न में दिया है डायरी में अंकित कीजिए। डायरी में अंकित करने का अर्थ है कि लगभग आजकल क्या होता है, लोग डायरी लिखते हैं अपने दिन भर की जो कार्य उसने किया, कोई खास बात ऐसी जो याद रखने लायक होती है उसको डायरी में लिख लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक उनको याद रहे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, एक पेज पर डायरी की तरह लिखना है कि आपके बचपन में आपके माता पिता आपके साथ किस तरह स्नेह और लाड़ प्यार करते थे। अर्थात माता आपको प्यार से जगाती हैं,
फिर उनको आपको खाना वाना देती हैं, दूध पिलाती हैं, या नहला धुला कर तैयार करना, स्कूल के लिए भेजना, और इस तरह की कई बातें हो सकती हैं जो आपके बचपन से जुड़ी हुई है। तो सबकी अलग अलग होती हैं यादें, तो आप अपनी उन्हीं यादों को डायरी में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जो हमारा पाठ है माता का अंचल, इसमें वात्सल्य भाव प्रधान है। अब आप कहेंगे वात्सल्य भाव क्या होता है? वात्सल्य भाव होता है माता पिता का अपने संतान के प्रति स्नेह और संतान का अपने माता पिता के प्रति स्नेह। तो पूरे पाठ में वात्सल्य भाव ही परिपूर्ण है, पूरा पाठ उसी से भरा हुआ है। तो इसके बारे में ही बताना है कि किस प्रकार लेखक और उसके पिता एक दूसरे से जुड़े हुए थे भावनात्मक, और किस प्रकार वो सारा दिन एक दूसरे के साथ रहते थे, और माँ किस तरह अपने बच्चे के साथ स्नेह के साथ उसको खिलाना, जब उसको चोट लग जाती है, गिरता है, तो किस प्रकार माँ भी बेचैन हो जाती है, अपने बेटे को लहू लुहान देखकर माँ भी रोने लग जाती है, उसको हल्दी लगाती है, कभी उसे अपने अंक भरती है, गोद में भरती है, कभी उसको दुलारती है। तो ये सारा वात्सल्य भाव ही है। पूरे पाठ में वात्सल्य भाव प्रधान है, उसी के बारे में आपको लिखना है कि किस प्रकार लेखक के माता पिता उसको स्नेह करते थे। प्रश्न नंबर 9 है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। हम कोई भी कहानी, उपन्यास या कविता कुछ भी लिखते हैं तो उसका मुख्य भाव देखते हैं, किस भाव को लेकर उसकी रचना की गई है, और फिर उस भाव के आधार पर ही हम उसका शीर्षक देते हैं। जो हमारा पाठ है माता का अंचल, इसमें क्या है, भावनाएं क्या है? पूरे पाठ में माता पिता का अपने संतान के प्रति, अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह है वो बताया है लेखक ने, और पाठ का नाम दिया है माता का अंचल। बिल्कुल सार्थक शीर्षक है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अगर हम कोई और शीर्षक देना चाहे तो इसी तरह का हम कुछ अन्य भी शीर्षक भी दे सकते हैं। माता का अंचल की जगह मेरा बचपन, या मेरा शैशव काल, या माँ की गोद, इस तरह के कुछ अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं जो कि इस भाव के साथ बिल्कुल उचित प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? हमारे इस पूरे पाठ में ये बताया गया कि किस प्रकार माता पिता अपने संतान के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, किस प्रकार वो उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसके प्रति अपना प्रेम दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार बच्चे भी अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हैं। तो वो कैसे हो सकता है? एक तो माता पिता का कहना मानकर, ये भी उनकी बात को मानकर उनके प्रति प्रेम दिखाना ही हुआ है। उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर, उनकी सीख को अपनाकर, ये सारे तरीके हैं कि माता पिता का सम्मान करके हम उनके प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? ये प्रश्न इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, और लगभग 2-3 प्रश्न ऐसे आ चुके हैं जिनमें एक ही बात पूछी गई है कि उस समय में और आज के समय में क्या अंतर है। जो इस पाठ में बच्चों की दुनिया दिखाई गई है, बच्चों की दुनिया अर्थात बच्चों के खेल, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, बच्चों के बारे में कि बच्चों का जीवन, बच्चों का बचपन कैसा होता था, वो जो दिखाया गया है वो कब का था? आज से लगभग 125 वर्ष पहले का। लेकिन अब जो हमारी 21वीं सदी शुरू हो गई है, इसमें समय बिल्कुल बदल गया है। माता पिता भी बहुत व्यस्त हो गए हैं। गांव जो पहले हरे भरे गांव होते थे अब वो गांव नहीं रहे हैं। पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता है, माता पिता व्यस्त होते हैं। दोनों आजकल लगभग दोनों ही माता और पिता दोनों ही नौकरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि बच्चों के साथ खेल सके, बच्चों के खेल में शामिल हो सके। तो ये बिल्कुल बदल गया समय, और आज के युग में माता पिता बच्चों को बाहर खेलने के बजाय पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं। और खेल भी अगर है तो वो बिल्कुल अलग है। बच्चों के वो खेल रहे ही नहीं, घरोंदे बनाना, खेती करना, मिठाई की दुकान करना, वो खेल तो बिल्कुल समाप्ति हो गई है। अब खेल भी है तो इस तरह के खेल खेलते हैं बच्चे कि आगे वो उनके भविष्य में काम आ सके, ताकि उसी में वो अपना भविष्य सुधार सके खेलों के द्वारा ही। तो बिल्कुल बदलाव आ चुका है। तो वो जो दुनिया थी बच्चों की और आज की जो दुनिया है वो बिल्कुल भिन्न है, उसमें बहुत अधिक बदलाव आ गया है।
तो बच्चे ये तो थे हमारा जो पहला पाठ है कृतिका पुस्तक का 10वीं कक्षा का, उसका माता का अंचल, उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। वैसे आप अगर उनको पढ़ के रट्टा मार के याद करते तो थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन जब अब हमने एक बार चर्चा कर ली है प्रश्नों पर, उनके उत्तर पर, तो अब आपको ये समझने में ज्यादा आसानी होगी और रट्टा मारने के बजाय आप इन प्रश्नों के उत्तर को समझकर याद कीजिए और देखिए कितनी आसानी से आपको वो याद हो जाते हैं। किताबी भाषा का रट्टा मारना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रट्टा मारा हुआ वो कुछ समय तक ही याद रहता है, बाद में फिर वो भूल जाता है। लेकिन अब हमने बात कर ली है, चर्चा हो गई है, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।